हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हमारे साथ जो करंट अफेयर्स की आपके साथ जो काफिला चल रही है वो काफिला को आगे बढ़ाते हैं। और जानते हैं कि बहुत सारे वैकेंसियाँ जैसे कि बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों को तैयारी करनी है। तो करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आप सभी लोग जो हमारे रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर करंट अफेयर्स की क्लास जो चल रही है उसका जो है वो मुफ्त भरपूर उठाएं, क्योंकि वह जो सुबह 7 बजे आती है और सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। और मैं बता देता हूं कि 7 बजे बिल्कुल मुफ्त अपने YouTube चैनल जो रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर है उसी पर चलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से और अगला कदम अपना अगला काफिला की ओर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरी क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट माय क्वेश्चन क्या देखिए, भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश के बीच शुरू की गई है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रूज होता है क्या चीज़। क्रूज जिस प्रकार से क्रूज शिप, सबसे पहले हम जान लेंगे कि क्रूज शिप क्या होता है। तो क्रूज शिप औसत शिप की यानी कि हम लोग मतलब कि कह सकते हैं कि पानी यानी वाटर की जो शिप होती हैं, जहाज़ें होती हैं, उसको द्वारा जो पर्यटन आते हैं घूमने फिरने के लिए, विदेशी पर्यटक हो गए और हमारे देश के भी पर्यटक यानी घूमने फिरने के लिए कहीं जाते हैं, तो उस शिप को हम लोग क्रूज शिप के नाम से जानते हैं। तो हाल फिलहाल में जो है भारत किस देश के साथ जो है अपना क्रूज शिप तैयार किया है? तो किस देश के साथ जो है अपना क्रूज शिप शुरू किया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है क्रूज शिप चालू हुई है। किसके बीच हुई है? भारत और श्रीलंका के बीच। और हम लोग जान लें इसका उद्घाटन कौन किए हैं? उद्घाटन कौन किए हैं? तो इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन करता यानी हम लोग कह सकते हैं पोत मंत्री और कह सकते हैं हम लोग पोत मंत्री और आयुष मंत्री, जल मंत्री सब एक ही मंत्री हैं। ये सब कौन मंत्री हैं? सर्बानंद सोनेवाला। कौन है? सर्बानंद सर्बानंद सोनेवाला ने ये जो उद्घाटन हुई है तो यह चेन्नई से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? चेन्नई से स्टार्ट हुई थी। चेन्नई में इन्होंने हरी झंडी देखा करके यह जो हमारा क्रूज है उसको जो है वहाँ से रवाना किए थे। और यह जो क्रूज है इसको नाम है MB एक्सप्रेस। क्या चीज़ नाम है? MB एक्सप्रेस। यह जो क्रूज यहाँ से चलने वाली है उसका नाम क्या चीज़ है? MB प्रेस। इसको बनाने में जो टोटल लागत की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो इसको बनाने में टोटल लागत जो लग गई थी, टोटल लागत 17.21 करोड़। इसको बनाने में कितना लग गई है? 17.21 करोड़। यह श्रीलंका यह चेन्नई से स्टार्ट हुई है और यह श्रीलंका होते हुए यानी श्रीलंका से इनको जो हुआ के 3 पोत हैं, श्रीलंका के 3 पोत, एगो हम्बन टोटा है, इसी प्रकार जो हुआ 3 पोत हैं। 3 पोत से होते हुए यह जो है क्रूज जो गुजरेगी। कितने? 3 पोत से होते हुए। और इसके बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं कि अगर जो रिवर क्रूज सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा अगर जो रिवर क्रूज पूछ दे, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज पूछ दे, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज यानी कि रिवर क्रूज अगर जो बोल दे कि रिवर क्रूज कौन सा है, रिवर क्रूज कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया के अगर जो सबसे बड़ा रिवर क्रूज है तो गंगा बिलास है। क्या चीज़? गंगा बिलास है। इनका उद्घाटन जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या चीज़? गंगा बिलास जो चला था यानी कि ये भारत में ही चलता है। यह बांग्लादेश होते हुए भले ही जाता है लेकिन बांग्लादेश में ये कहीं भी रुकता नहीं है, इसीलिए है भारत के रिवर क्रूज है। यह गंगा, इसका नाम क्या चीज़ है? गंगा बिलास। यह गंगा नदी में चलाया गया था। तो ये भी यहाँ भी विदेशी पर्यटन जो है घूमने फिरने के लिए इस क्रूज पर आते हैं। अगर जो 5 दिन का आप सफ़र करते हैं तो लगभग 88 हज़ार का आपको खर्चा पड़ेगा। कितना? 88,000 का लगभग इसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर जो इसको आप बुक करना चाहते हैं, इसको अगर जो बुक करना चाहते हैं तो एक इनका ऐप लॉन्च किए हैं यात्रा.com। क्या चीज़? यात्रा
यात्रा.com के माध्यम से यह जो ऐप है इनका जो घूरने फिरने का टिकट है, यहाँ से आप इसको कटा सकते हैं। क्या चीज़ कटा सकते हैं? तो दुनिया का सबसे जो रिवर जो क्रूज है वो कौन है? गंगा विलास। और यह रिवर क्रूज जो है कहाँ से चला था? यूपी के बनारस से स्टार्ट हुआ था और यह असम बिहार होते हुए गया था और यह असम के डिब्रूगढ़ तक गया था। कहाँ? डिब्रूगढ़ तक यह जो है यह गया था। कहाँ तक गया था? डिब्रूगढ़ तक गया था। यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के बनारस से लेकर के यूपी के डिब्रूगढ़ तक गया था। तो देख लीजिए क्वेश्चन हमारी क्या कर रही है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश के बीच शुरू हुई है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुई है। यह देख लीजिए यही है हमारा, जिसका नाम है क्या चीज MBA, क्या चीज नाम है इसका? नाम देख लीजिए MB जो है इसका नाम है MB एक्सप्रेस। यह भारत और श्रीलंका के बीच जो चलने वाली है, इसको बनाने में टोटल अगर जो हम लागत कहते हैं तो 17.21 करोड़ जो है इसमें लागत लगी थी। और क्रूज शिप के मतलब बता ही दिया हूँ, यानी कि घूरने फिरने के लिए यानी पर्यटन के लिए घुराने के लिए जो शिप तैयार किया जाता है स्पेशल घूरने के लिए पर्यटन के लिए, उसको हम लोग क्रूज शिप कहते हैं। और यह जो है श्रीलंका होते हुए जाएगी और श्रीलंका के साथ यह जो है बनाया गया है शिप। और देख लीजिए आपको मैं बताया हूँ कि गंगा विलास जो बनाई गई है, गंगा विलास यही है, यानी कि गंगा नदी में यह भले ही बांग्लादेश जाता है लेकिन बांग्लादेश में यह कहीं रुकता नहीं है, इसीलिए इसको रिवर क्रूज भी कहा गया है। क्या चीज? रिवर क्रूज कहा गया है। और देख लीजिए अगला है वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? दास्ता। अब सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि दास्ता का मतलब होता क्या चीज है, जिसको हम कह सकते हैं नौकर। तो यानी सबसे अधिक दास्ता यानी सबसे अधिक नौकर वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक नौकर वाला जो देश है कोरिया है। यह जो है टोटल 180, इसमें टोटल की अगर जो देश की बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल 180 यानी 180 देश है और 180 देशों में से उत्तर कोरिया जो है 1 नंबर पर है। उत्तर कोरिया कितना नंबर पर है? उत्तर कोरिया जो है 1 नंबर पर है। उत्तर कोरिया 1 नंबर पर है। और अगर जो हम भारत की अगर जो बात कर ले तो भारत है 85वां नंबर पर। कितना नंबर पर भारत है? भारत जो है 85वां नंबर पर भारत है। और दास्ता यानी कि और ये जो दास्ता सूचकांक है इसको जारी कौन करता है? तो दास्ता जो सूचकांक है इसको जारी करता है वॉक फ्री फाउंडेशन। क्या चीज? वॉक फ्री फाउंडेशन जो है इसको जारी करता है। कौन करता है? वॉक फ्री फाउंडेशन। और आप लोग जानते हैं आतंकवाद में अगर जो हम बात कर लेते हैं आतंकवादी सूचकांक में अगर जो भारत के हैं तो आतंकवादी में भारत जो है 13वां नंबर पर, जो इसमें टोटल 25 देश है आतंकवाद में, भारत उसमें 13वां नंबर पर है। और हम अगर जो अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं तो अफगानिस्तान 1 नंबर पर है। अफगानिस्तान कितना नंबर पर है? अफगानिस्तान जो है 1 नंबर पर है आतंकवाद से पीड़ित। और पाकिस्तान भी इससे आतंकवादी पैदा करता है लेकिन आतंकवाद से भी पीड़ित है। कितना नंबर पर है? आप आतंकवाद से पीड़ित तो पाकिस्तान जो है 4 नंबर पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या चाहिए? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? क्या चीज बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना राज्य में जो है, तेलंगाना राज्य में दुनिया का जो है सबसे पहला 3D जो मंदिर है बनाया गया है। यह किन के लिए बनाया गया है? यह जो है शिव परिवार के लिए बनाया गया है। किस परिवार के लिए? शिव परिवार के लिए बनाया गया है। और शिव परिवार में कौन कौन से होंगे? भगवान शंकर खुद होंगे और शंकर के बाद इनमें पार्वती भी होंगे और पार्वती के बाद इनको गणेश यानी गणेश भगवान की जो मूर्तियां हैं वो भी रहेंगे। ये 3 परिवार रहेंगे इसमें। और 3D जो है इसमें 3 गर्भगृह रहेंगे। गर्भगृह रहेंगे यानी कि इनके अंदर जो सबसे अंदर जो गृह होगा उसमें 3 गृह रहेंगे शंकर, पार्वती और गणेश। इनमें तीनों में ये तीनों जो है इसमें रहने वाले हैं।
घर में तीनों रहने वाले हैं। यह कंपनी कौन सा कंपनी जो है इसको निर्माण किया है? तो निर्माण करने वाला कौन कंपनी है? इंफ्राटेक कंपनी है। कौन है? इंफ्राटेक कंपनी जो है वही इसको बनाया है, इंफ्राटेक कंपनी। और इंफ्राटेक कंपनी में कौन हो सकते हैं? अत्सुजा। क्या चीज़? अत्सुजा जो कंपनी है यही इसका निर्माण किया है। अत्सुजा कंपनी निर्माण किया है। कौन कंपनी निर्माण किया है? अत्सुजा कंपनी। तो देख लीजिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। यही है जो 3D प्रिंटेड मंदिर है, जो यही है जो तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। और भगवान शिव के लिए। और 3 गो गर्भगृह जिसको कहें, इसमें शंकर भगवान रहेंगे, एक में पार्वती रहेंगे और एक में हमारे श्री गणेश भगवान रहेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, मातृभूमि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मातृभूमि योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। और मातृभूमि का मतलब ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि अगर जो किसी कहीं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ बिहार की, तो बिहार की अगर जो मजदूर कहीं भी कमाने या जाती है, काम करने जाती है, तो उनके साथ बुरा, बिहार और यूपी के मजदूर अगर जो कहीं काम करने जाते हैं तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। जबकि सस्ते मजदूरी करते हैं। और सभी राज्य का जो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर जो बात कर लेता हूँ तो सभी राज्यों का जो है ग्रोथ करने में बिहारी और यूपी के मजदूरों का काम रहता है। लेकिन इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, इनको गाली गलौज किया जाता है, भगा दिया जाता है, जबकि कम पैसों में करते हैं। और इतना ये संकल्पी होते हैं कि अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, तब पर भी इनके साथ जो है बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो इसको देख करके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने इन्होंने संकल्प लिया है कि अब हमारे राज्य के जो जितने भी मजदूर हैं वह किसी राज्य और किसी देश में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। हम स्वयं जो है डिपेंडेंट रहेंगे, हम अपने मजदूर को स्वयं जो है काम देंगे, मजदूरी करवाएंगे और यहीं इनको पैसा देंगे। तो उत्तर प्रदेश, और इसमें क्या होने वाला है, यानी इसमें कंपनियां की बहुत बड़े कंपनियां की स्थापना होने वाली है। इसी को हम लोग मातृभूमि योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या चीज़? मातृभूमि योजना के नाम से। और इसमें 50-50% शेयर होगा। क्या चीज़? 50-50%। 50-50% का मतलब हुआ क्या चीज़? 50% जो शेयर होगी वो सरकार की होगी और 50% जो होगी किसी खास व्यक्ति की होगी। यानी अर्ध लिमिटेड होगा, आधा सरकार की होगी और आधा जो होगी प्राइवेट हाथे में होगी। तो मातृभूमि योजना क्या चीज़ है? आप लोग जान गए होंगे कि मातृभूमि योजना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई है। और इस योजना के तहत अगर जो कोई भी मजदूर है तो दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में काम करने के लिए नहीं जाएगा इस योजना के तहत। तो कौन सा सरकार लाई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, जो हमारे योगी आदित्यनाथ या बुलडोजर बाबा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा नालंदा नामक पुस्तक किसने लिखे? तो नालंदा नामक जो पुस्तक है कौन लिखे? अभय के। कौन लिखे? अभय के जो हैं वो लिखे हैं नालंदा नामक पुस्तक। और मेघनाथ देसाई कौन सा पुस्तक लिखे? द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। क्या चीज? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कौन लिखे हैं? तो मेघनाथ देसाई। सलमान रुश्दी के हाल फिलहाल कौन सा है? विक्ट्री सिटी। क्या चीज़? विक्ट्री सिटी किनकी पुस्तक है? तो विक्ट्री सिटी जो है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। जुपिंदर जीत सिन्हा की कौन सा पुस्तक हाल फिलहाल में लिखे हैं? हु किल्ड द मूसेवाला। हु किल्ड द मूसेवाला।
हु किल्ड द मूसेवाला जो पुस्तक कौन लिखे हैं, तो इनको भी आप, ये जो पंजाबी सिंगर हैं उनको हत्या कर दी गई थी, उनको मार दिया गया था, गाड़ी में शूट कर दिया गया था। तो इनके याद में जो है जुपिंदर जीत सिन्हा जो है लिखे हैं हु किल्ड द मूसेवाला। और सलमान रुश्दी विक्टर सिटी लिखे हैं। मेघनाथ देसाई जो है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो लिखे हैं। और जो है नालंदा पुस्तक कौन लिखे हैं, अभय के जो है नालंदा पुस्तक की रचना की है। तो मैंने टोटल जो है कौन कौन पुस्तक हाल फिलहाल में लिखे हैं उनको बारे में बता दिया, क्योंकि पुस्तक से जो ऑथर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होती है वो एग्जाम में आ ही जाती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से में नहीं चुना है, तो आप जानते हैं यूएनओ के 6 अंग होता है, इसमें एक होता है जो हमारा सुरक्षा परिषद। यूएनओ सुरक्षा परिषद कौन है, सुरक्षा परिषद। और यूएनओ की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका गठन, यूएनओ को गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो इसका 1945 ईस्वी में हुआ था। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी, द्वितीय विश्व युद्ध, क्या चीज, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध, वो कब से कब तक चली थी, 1939 से ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक दूसरे विश्व युद्ध चली थी। तो इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या चीज़, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है पूरा देश जो है 2 खेमों में बट गया था, 2 भागों में बट गया था। एक को हम लोग पूंजीवादी कहते थे और दूसरे को हम लोग समाजवादी कहते थे। पूंजीवादी में जो नेतृत्व कर रहे थे, अमेरिका नेतृत्व इसका कर रहा था, और समयवादी में अगर जो हम बात करते तो रूस इसका नेतृत्व कर रहा था। संयुक्त, जिसको हम लोग सोवियत संघ रूस कहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो इसी को अगर जो तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसको दबाने के लिए जो है यूएनओ जो है संगठन, इसकी स्थापना की गई। इसमें टोटल अगर जो बात कर लेते हैं सदस्य, ऐसे तो इसमें 192 देश हैं, यानी 192 देश टोटल है, लेकिन इसमें जो है 15 देश इसका 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, और 10 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं। क्या चीज़, अस्थाई सदस्य। तो इस 10 अस्थाई सदस्य में भारत था। क्या चीज था, भारत था। और इस 10 अस्थायी सदस्य में भारत था। और भारत के जो है दोबारा जो है 2 सालों के लिए चुना जाता है। अस्थायी देशों के जो है 2 सालों के लिए चुना जाता है, और अस्थायी देश को जो अस्थायी होते हैं सब दिन के लिए चुने जाते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होती है। तो 5 देश है जिनको विक्टो पावर रहती है। विक्टो का मतलब हुआ निषेध पावर। अगर जो कोई भी काम है उस पर रोक लगाने का है तो वीटो लगा देते हैं। तो 5 देशों के पास जो है वीटो पावर है, और 5 जो देश हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। क्या चीज़ है, अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 देश कौन कौन से हो गए, हमारा जो सबसे दुश्मन देश चीन हो गया, फिर उसके बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस, और क्या एगो और कौन है, ब्रिटेन। ये 5 देश हैं जिनके पास जो है वीटो पावर है। तो भारत इसका अस्थायी सदस्य था। हम लोग जानते हैं कि ये दिसंबर महीने में जो है भारत को 2 साल पूरा हो गया था, लेकिन भारत को 2 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, और 2 महीने के कार्यकाल पहली बार जो बढ़ाया गया था वो सिर्फ भारत को ही बढ़ाया गया था। तो भारत के लिए बढ़ाया गया था। और यूएनओ के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष जिनको हेड कर सकते हैं एंटोनियो गुटारेस हैं, और एंटोनियो गुटारेस जो हैं पुर्तगाल के हैं। तो एंटोनियो गुटारेस हैं, इसकी स्थापना 1945। तो 5 देश जो हैं इनके पास वीटो पावर है। और जो हाल फिलहाल में 2023 ईस्वी में जो 2 महीना पूर्व गया था, भारत के जनवरी और फरवरी में इसकी जो है सदस्यता खत्म हो गई थी, उसके बाद जो है सुरक्षा परिषद में भारत को जो है नहीं चुना गया था, क्योंकि इनको जो है 2 साल पूरा हो गया था। और 5 ऐसे देश हैं जिनको नया सदस्यता भी मिली है। 5 देश को जो है नई सदस्यता मिली है। भारत को जो है सदस्यता हाल फिलहाल में खत्म कर दी गई है।
हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की है? तो मिस्ट योजना और अमृत धरोहर योजना जो है, दोनों हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चालू किए हैं। और मिस्ट योजना क्या चीज़ है? मिस्ट योजना जो है यह पर्यावरण के दिवस जो हम लोग मनाए थे, पर्यावरण दिवस कब मनाए थे हम लोग? पर्यावरण दिवस जो है हम लोग 5 जून को मनाए थे। कब मनाए थे? 5 जून को। और 5 जून को हम लोग मनाए थे, उसी में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोले थे कि हम जो है 2 योजना चालू करेंगे, यानी 2 योजना को इन्होंने लाए हैं। और कौन कौन सी योजना है? अमृत धरोहर योजना और मिस्ट योजना। कौन सा है? अमृत धरोहर योजना और मिस्ट योजना है। और इस योजना के तहत बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगल कटाई की बात कही गई थी कि अगर जो इसमें जो है वन को अगर जो कटाई की जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई, यानी कि वन को लेकर के कानून भी बनी थी। और और अगर जो बात कर लेते हैं तो यह जो है किन के नेतृत्व में हुआ था? पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व में हुआ था। पर्यावरण मंत्रालय के जो है सदस्यता में किया गया था। और अभी वर्तमान में बता दीजिए कि पर्यावरण मंत्रालय कौन है? भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण मंत्रालय है। और इसमें रामसर साइट को लेकर के जो बात की गई थी कि जो रामसर साइट यानी कि पेड़ पौधे की अगर जो जहाँ सुरक्षा की जाती है, जहाँ अधिक से अधिक लगाई जाती है, तो रामसर साइट की ये बात की गई थी, रामसर साइट। और बता दीजिए कि अभी वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितना है? तो रामसर साइट जो है अभी वर्तमान में टोटल 75 है। कितना है? 75। और इस बार जो पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था उसको थीम क्या था? उसका जो थीम था, उसका थीम क्या चीज था? 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, पर्यावरण इसका थीम क्या था? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका जो अबरी बार का थीम था। सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इसका थीम था। तो कौन कौन सी योजना लागू की गई थी? मिस्ट योजना और अमृत धरोहर योजना। इसमें पेड़ पौधे लगाने की बात कही गई थी। और मिस्ट योजना के तहत जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन को अधिक से अधिक लगाने की बात कही गई थी। और मैंग्रोव वन जानते हैं कि सबसे कीमती लकड़ियों हैं उनमें से एक है। और यह जो है समुद्र के किनारे पाया जाता है मैंग्रोव वन। किसके किनारे? समुद्र के किनारे जो है मैंग्रोव। तो हाल ही में मोदी जी ने विश्व पर्यावरण के दिवस अवसर पर कौन सी योजना, तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। तो मिस्ट योजना और अमृत धरोहर योजना, दोनों योजना जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू किए थे। हिंदू समूह के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो निर्मला लक्ष्मण को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? निर्मला लक्ष्मण को जो है बनाया गया है। क्या चीज? हिंदू समूह के। हिंदू समूह मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर, आप लोग तो पढ़ते ही होंगे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर को लेकर के जो है यह बात कही गई है कि निर्मला लक्ष्मण जो है फिर से ये जो है बन गए हैं। और द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, हिंदू न्यूज़पेपर, इसकी स्थापना जो हम लोग अगर जो बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आज़ादी से पहले हुई थी। 1878 ईस्वी में हिंदू न्यूज़पेपर की जो है स्थापना हुई थी। तो उन्हीं का जो है नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो निर्मला लक्ष्मण को बनाया गया है। और कितने वर्षों के लिए? या 3 वर्षों के लिए जो है निर्मला, ये भी आपसे पूछ सकती है, 3 वर्षों के लिए निर्मला लक्ष्मण को किस समूह के नए अध्यक्ष बनाया गया है? तो द हिंदू समूह के लिए। किस समूह के लिए? द हिंदू समूह के लिए जो है बनाया गया है। और अभी आप लोग जानते हैं संजय वर्मा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? MRPL के प्रबंधक है। MRPL के प्रबंधक इन्होंने बने हैं।
अमेंद्रू प्रकाश के बारे में अभी आप लोग को हाल फिलहाल में मैं बताया हूँ कि इन्होंने सेल के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि भारत सेल के सीईओ बने हैं, अध्यक्ष सेल के सीईओ बने हैं। सेल भारत की एक जो है स्टील कंपनी है और यह महारत्न कंपनी है, उनके सीईओ बने हैं अमरेंद्र प्रकाश। अश्वनी कुमार के बारे में भी आप लोग को हाल फिलहाल में मैंने बताया हूँ कि यूको बैंक के सीईओ, कौन? यूको बैंक के सीईओ हाल फिलहाल में बने हैं, कौन? सीईओ यूको बैंक के अश्वनी कुमार जो हैं हाल फिलहाल में यूको बैंक के जो हैं सीईओ बने हैं। तो मैंने टोटल जो है ऑप्शन इस प्रकार से आती है क्वेश्चन में टोटल ऑप्शन के साथ करवाता हूं ताकि आप लोगों को जो है रिवीजन होता रहे। तो हमारे साथ डेली करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहें और मैं एक क्वेश्चन और जो बचा होगा उसका मैं अभी समाप्त कर लेता हूँ। तो यही है जो निर्मला लक्ष्मण जो है यही द हिंदू के जो है नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीते हैं? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन सा मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल। और अंडर अगर जो हम 20 की अगर जो बात कर लेते हैं, अंडर 20 की जो एशियन एथलीट्स हुई है, एशियन एथलेटिक्स संघ के द्वारा जो है एशियन एथलेटिक्स संघ के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एशियन एथलेटिक्स संघ के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। और इसको हम बात करते हैं इसका शुभारंभ कब से हुआ था, यानी शुभारंभ मतलब इसका स्टार्ट कब से हुआ था? तो इसको जो स्टार्ट है 1973 ईस्वी से जो है यह एशियाई एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप की शुरुआत 1973 ईस्वी से हुई है। कब से हुई है? और हाल फिलहाल में जो सिद्धार्थ चौधरी जो जीते हैं वो शॉर्टपुट से हैं। क्या चीज़? शॉर्टपुट मतलब तो जानबे करते होंगे कि आप लोग की शॉर्टपुट यानी गोला, जिसको गोला फेंक कहते हैं उसी को हम लोग शॉर्टपुट कहते हैं। और शॉर्टपुट में इन्होंने हाल फिलहाल में एक लंबी रिकॉर्ड बना दी है और इन्होंने अभी तक कितना 19.52 मीटर जो है इन्होंने गोला को फेंक दिए हैं। इससे पहले अगर जो अंडर 20 के रिकॉर्ड को हम लोग बात कर लेते हैं तो पहले अंडर 20 का जो रिकॉर्ड था 19.11 मीटर था। इन्होंने ये रिकॉर्ड को ध्वस्त करके जो है सिद्धार्थ चौधरी ने अपने नाम यह रिकॉर्ड जारी कर लिए हैं। किनके नाम? यह इन्होंने अपने नाम जारी कर लिए हैं। और जो अभी जो सिद्धार्थ चौधरी अंडर 20 जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है ये कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो यह दक्षिण कोरिया में आयोजन किया गया है। कहाँ इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो यही जो है सिद्धार्थ चौधरी अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीते हैं? तो गोल्ड मेडल जीते हैं। और भाला फेंक में जो भारत भी हैं जो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यही देख लीजिए कौन है? सिद्धार्थ चौधरी जो है यही हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए लाए थे एशियन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है उसमें। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स हमारा इतना। और फिर जो अभी वैकेंसी जो आई हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिए। और हम कह सकते हैं हो गई है रन की तैयारी, युद्ध करने की बारी है। अरे हो गई है रन की तैयारी और युद्ध करने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आप लोग भी संघर्ष जारी करिए ताकि आपको भी जो है संघर्ष जारी करते रहिए और संघर्ष करते रहिए ताकि आपको जो है सफलता बार बार, यानी कि अगर जो हम कह सकते हैं बार बार अगर जो मेहनत करे तो सफलता भी हमारे अधीन हो सकती है। तो अगर जो मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता तो अधीन होगी। जो जितना परिश्रम किया है उसको उतना ही बढ़िया सफलता मिला है। तो आप अच्छी ढंग से मेहनत करें और अच्छी ढंग से जो है सफलता प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं जो है नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। और पढ़ाई आप लोग मन से करते रहिए। वीडियो का अच्छा लगा हो अगर जो वीडियो तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो है पहुंच सके। तो धन्यवाद।